यस बच्चों, अपना लेक्चर 2 आई है समरी का इंडिया 36 के लिए इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। आज के लेक्चर में जो मैंने कवरेज किया था, सी इंडिया 36 इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता इन्वेंट्रीज पे, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, डिफर्ड टैक्स एसेट, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है तुमको सब, बायोलॉजिकल एसेट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में कवर होएगा। एक ये एक्सेप्शन है दैट इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडियरी कंपनी, वो मैं आगे समझाऊंगा, मेरे ये टॉपिक का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल पे भी इम्पेयरमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। तो सर ये अप्लाई किस पे होगा? ये अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ ये 3 आइटम पे, दैट इज टेंजेबल एसेट्स, टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स, टेंजेबल intangible fixed assets and investments in shares of subsidiary। ये 3 चीज़ पे इंडिया 36 अप्लाई होगा। फिर मैंने रिकवरेबल अमाउंट पे थोड़ा सा और डिटेल में समझाया था कि रिकवरेबल अमाउंट कौन से 2 चीज़ से मिलती है, नेट फेयर वैल्यू या वैल्यू इन यूज़ विच एवर इज़ हाइयर। अब नेट फेयर वैल्यू कैसे ढूंढोगे? फेयर वैल्यू ढूंढने के लिए देखना मार्केट में कोई रिसेंट ट्रांजैक्शन हुआ है क्या, जो तुम जो एसेट की रिकवरेबल अमाउंट बना रहे हो, रिसेंटली उसकी कोई परचेज सेल की ट्रांजैक्शन हुई है तो उससे फेयर वैल्यू मिल जाता है। या फिर कोई एक्टिव सेकेंड हैंड मार्केट है, जैसे कार्स के केस में कार्स 24, स्पिनी मोटर्स, फिर और कौन सा है कारवाला.com, ये सब अगर ऐसे कोई सेकेंड हैंड मार्केट डेवलप्ड है तो वहाँ से एसेट की फेयर वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं मिलती है, इफ़ फेयर वैल्यू कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ड्यू टू एनी रीज़न, तो फिर रिकवरेबल अमाउंट जो है वो वैल्यू इन यूज़ को ही रिकवरेबल अमाउंट मानेंगे। फिर उसके बाद में मैंने वैल्यू इन यूज़ समझाना शुरू किया। अरे वैल्यू इन यूज़ में हम लोग कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, लेकिन कितने साल का कैश इनफ्लो लेना चाहिए? तो इंडिया 36 बोलता है 5 ईयर्स का ही एस्टिमेट करो, उसके आगे का रिलायबल एस्टिमेट नहीं होगा। लेकिन एसेट की लाइफ तो 5 ईयर्स से ज़्यादा है, तो फिर सैल्वेज वैल्यू ले लो। 5 ईयर्स तक तो कैश इनफ्लो का एस्टिमेट करो, आगे सैल्वेज वैल्यू ऑफ एसेट्स गिन लो। लेकिन सर प्रॉब्लम सॉल्व करते समय 8-9 साल दिया है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एज अ स्टूडेंट यू टेक आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द ईयर्स, बट प्रैक्टिकली क्लाइंट के ऑफिस में बैठे हो तो 5 साल का ही एस्टिमेट करना, 5 साल ही कितना कैश इनफ्लो आता है, और आगे एसेट की सैल्वेज वैल्यू ही कंसीडर करना। सो वैल्यू इन यूज़ 5 साल का ही लेना चाहिए प्रैक्टिकली, प्रॉब्लम सॉल्व करने में जितना साल दिया है। दूसरा सर डिस्काउंटिंग रेट कौन सी लेनी चाहिए? डिस्काउंटिंग रेट लेनी चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट अवेलेबल नहीं है तो फिर इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट चलेगी। सर हमारा एसेट्स फॉरेन कंट्री में पड़ा है तो डिस्काउंटिंग रेट कौन सी लेंगे? वो केस में डिस्काउंटिंग रेट जो फॉरेन कंट्री में चल रही है वही रेट लेना, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा होते हैं, उनके इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं। सो यू टेक दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ प्रिवेलिंग इन दैट कंट्री, लेकिन फिर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कौन से डेट को करोगे? जिस दिन इंडिकेशन आएगा, इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन आएगा, उस दिन कन्वर्ट करना, ठीक है। फिर उसके बाद सर अगर हमको रेंज दिया है तो 10 से 20 हज़ार का कैश इनफ्लो, तो 10 + 20 डिवाइड बाई 2 कर दो, एवरेज निकाल लो। सर वो रेंज में प्रोबेबिलिटी भी दी है तो कि 10,000 मिलने का चांसेस 40% है, 20,000 का 50% है, तो 10 का 40%, 20 का 50% लो और फिर जो अमाउंट आता है उसका एवरेज करो। सो प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी अप्लाई करना। चलो ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद में इंडिकेशंस के बारे में बताया था, इम्पेयरमेंट कब करना है, व्हेन टू डू इम्पेयरमेंट टेस्ट। इम्पेयरमेंट टेस्ट ईयर एंड पे करना है, एवरी 6 मंथ्स करना है, एवरी मंथ करना है, कभी करना है? तो इसके लिए बताया था जब तुमको इंडिकेशंस मिले। तुम देखोगे कि तुमने कोई एसेट खरीदा है और कंपनी ने सेम एसेट का नया मॉडल लॉन्च कर दिया, तो डेफिनेटली तुम्हारे एसेट की जो वैल्यू में डिक्लाइन आएगा वो मोर देन रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन मॉडल्स, चेंज इन डिमांड, ये सब के वजह से एसेट की वैल्यू मोर देन डेप्रीसिएशन रेट कम होती है। ये एक इंडिकेशन है, ये एक इंडिकेशन है। या फिर मैं बताता हूँ ना, और दूसरा ये एक्सटर्नल इंडिकेशन बोलेंगे, चेंज इन डिज़ाइन, दैट इज़ चेंज इन टेक्नोलॉजी। या फिर कोई मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ गया,
अरे डिस्काउंटिंग रेट 10 से 12% हो गया ना, तो रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वैल्यू इन यूज़, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लो आ जाएगा ना, तो वैल्यू इन यूज़ कम हो जाएगी। सो इंक्रीज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के वजह से भी एक इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन है। याद रखना, एसेट इम्पेयर हो गया, ये हम टेस्ट करने चले जाएंगे, ये एक इंडिकेटर है। फिर डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट कभी कभी लीगल रिस्ट्रिक्शंस के वजह से भी होता है। मैंने एग्जांपल दिया था, मेरे बेसमेंट के क्लासरूम पे गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन आ गया, कोई कोचिंग बेसमेंट में नहीं हो सकती है। तो वो क्लासरूम मैंने ख़रीदा था 2 करोड़ में, बेचने को जाऊंगा तो 2 करोड़ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब कोई नहीं खरीदेगा लीगल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, तो उसकी वैल्यू कम हो गई, तो इम्पेयरमेंट। या फिर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स अगर गिरता है तो भी एक इंडिकेशन है इम्पेयरमेंट का। मैंने समझाया था इसका डिटेल्स, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स गिरता है तो किस तरीके से इम्पेयरमेंट होता है। या फिर कोई मेरा एसेट अगर डैमेज हो गया ना, फिजिकल डैमेज, ये इंटरनल रीज़न है, या मेरा लेबर स्टाफ उसको रफ यूज़ कर रहा है एसेट को, तो भी उसकी एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो कम हो जाएगी, और ये इंटरनल इंडिकेशंस है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, 3 आइटम्स ऐसे हैं जिसमें हमको इंडिकेशन का वेट नहीं करना है। एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट अपने आप से करना है हर बैलेंस शीट डेट पे। वन इज गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, दूसरा इंटेंजिबल एसेट विद अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ, और तीसरा इंटेंजिबल एसेट नॉट इन यूज। ठीक है ना। हाँ, इम्पेयरमेंट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट्स का जो समरी है वो अगले लेक्चर में बनाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे समरी यहीं पे स्टॉप करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में सीजीयू क्या होता है, उसका इम्पेयरमेंट क्या है, वो उसका डिस्कशन करेंगे। सो कीप वॉचिंग माई समरी लेक्चर्स ऑल्सो, इट्स अ गुड रिकैप आफ्टर कंप्लीटिंग द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने के पहले एक बार देख लिया करो, तो एक रिकैप हो जाता है लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। ठीक है ना, चलो बाय बाय।